हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो पिछले सेट में हमने 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ सारे सेट मिल जाएंगे आपको। इकोनॉमिक्स के अलावा फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायो मिल जाएगा और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसके अलावा आपको करेंट अफेयर्स को का भी सेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका एग्जाम जो होने वाला है ये बहुत करीब आ चुका है और आपको ज़रूरत है कि जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट से लेके आपको जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है वो आपका दूर हो सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपका जो भी हम लोग वीडियो डालें आपके एग्ज़ाम के संबंधित आपको टाइम पे वो मिल सके। चलिए दोस्तों, तो आज हम इकोनॉमिक्स के 451 नंबर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 482 व्यक्ति, सॉरी, इसका 482 नहीं हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको सी नंबर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो ये राइट आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका बिहार है। कौन सा है? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.15%। आपका जो है 31.15% क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, अगला सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? ये है हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में महिला साक्षरता की प्रतिशत लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 65.46% है, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1084। कितना हो जाएगा? 1084, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31.69। ये सी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि 2011 की एचडीआई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता जो होता है स्तर सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका है? केरल। अक्सर हमेशा केरल ही आगे रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या संख्या है तो कितनी है? ये मृत्यु दर की क्या बोलते हैं इसको? मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर। क्या? मृत्यु दर। अगला सवाल आपका है कि जनसंख्या की संक्रमण को निम्न में से किसके रूप से वर्णित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपका दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 940, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो तीसरा जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा? बिहार। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर बिहार राज्य आपका हो जाएगा। देखिए, बिहार से जो भी सवाल अगर आपके सामने आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब। ठीक है, क्योंकि आपका बिहार का एग्जाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर दिया हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ या लिख सकता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? बी नंबर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या वृद्धि जो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का सिद्धांत को किसने विकसित करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस ने। किसने किया है? माल्थस, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपका है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शंस में देखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक सेकेंड। आपको कितना क्वेश्चन हो गया, 467 हो गया, 468 देखिए यहाँ पे दिया हुआ। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कितना, दूसरा, कौन दूसरा, पहला किसका स्थान है, चीन का स्थान है, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 940, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि विश्व की जनसंख्या लगभग है कितनी है, 7 अरब, कितनी, 7 अरब। अब अगर अभी की बात करी जाए 2011 के हिसाब से है, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये 8 अरब के आसपास में पहुंच चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माना जाए जाए ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुडुचेरी, क्या पुदुचेरी आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं एक बार कि जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन है, तो ये क्या है आपका पुडुचेरी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित राज्यों का वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सबसे बड़ा राज्य बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक क्या पढ़े हैं, सी नंबर उत्तर प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका उत्तर प्रदेश आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी थी। अभी हमने 2-3 बारी क्वेश्चन को रिपीट हो गया है और आपको पता होना चाहिए कि ये कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ए नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि न्यूनतम जनगणना के अनुसार अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नई दिल्ली, सी नंबर नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका केरल, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की पहली सूची शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर दिया हुआ है, ए नंबर आपका गुवाहाटी, कौन सा है गुवाहाटी, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा। अगला सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है 22% है, आपको याद रखिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा 22%, ठीक है। चलिए अगला, चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर केरल का आपका सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वर्तमान में जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का कम से कम लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन सा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि हरित क्रांति का अभिप्राय है। तो ये उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से आपका इसका अभिप्राय है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको जो मसूर होती है ये खरीफ नहीं है, बाकी आपका मूंगफली मक्का धान जो होता है ये खरीफ फसल होती है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये है नॉर्मन बोरलॉग जो है आपका, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की जब बात पूछे तो ये एम.एस. स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तो ये काली मिट्टी जो आपकी है ये सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है, जो कि आपको महाराष्ट्र मुंबई वगैरह में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। तो यहाँ पे अभी रबी फसल की बात हो रहा है, तो ये क्या है धान आपका जो है रबी फसल नहीं है, बाकी ये तीनों जो आपका रबी फसल आपका है। चलिए अगला सवाल आपको देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये किसका आता है वाणिज्य और उद्योग, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वाणिज्य फसलों का मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन सी है। तो ये नेफेड है, कौन सी है नेफेड हो जाएगा आपका आंसर राइट। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
कि मृदा हेल्थ कार्ड जो होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है, सच बात नहीं है। तो बात देखिए, इसमें ये सच, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होता है, ये भी आपका सच सच है। मिट्टी के पोषण तत्वों को बुनियादी इनपुट का प्रदान करता है, ये भी आपका सच है। किसानों की उत्पादन के में सुधार लाने में मदद करता है, आपकी ये भी सच है। और फसल के लिहाजा उर्वरकों की सिफारिश करता है, ये भी आपका सच है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें पूछ रहा है सच नहीं है, नेगेटिव है। थोड़ा क्वेश्चन जब भी नेगेटिव पे है ना, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है आपका, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो ये है आपका PMFBY होता है, कि ये PMFBY होता है, ठीक है। अगला आपका सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कृषि एवं किसान कल्याण, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी? तो ये किस लिए किया गया था? कृषि और सिंचाई के लिए, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है? तो देखिए, आपको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये एमएसपी का क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। पंजाब में तो किसानों ने कितना अधिक किया है, आपको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है। आपको एमएसपी तो आपको बहुत बढ़िया से याद होगा कि एमएसपी क्या होता है, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि हाल ही में समाचार में देखा गया ई नाम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि बाजार से। किससे है? कृषि बाजार से। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3 क्षतिपूर्ति स्तर है, 70%, 80% और 90%, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कुसुम कार्यक्रम जो होता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे बात क्या बोल रहा है? सही नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला सवाल है कि इसका ऑप्शन दिया हुआ 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये आपका क्या होगा? सही नहीं है। बाकी देखिए, इस योजना के अधीन प्रत्येक किसानों को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की तुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाती है, ये आपका सही है। और सी नंबर देख लीजिए कि इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ये भी आपका सही है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था, ये भी आपका सही है। लेकिन बी नंबर, सॉरी, आपका यहाँ पे बी नंबर जो दिया गया है, ये आपका दरअसल गलत है, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन एसेट का सबका लास्ट सवाल है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, जिसको NPF की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2007 में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, पिछले सेट को नहीं लगाया है, तो अभी जाके आप हमारे प्लेलिस्ट और चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। देखिए, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और आपको ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।